काली माता का पुजारी। सदियों पर मोहित एक आत्मा की दीदा दलेरी उसने तहैया कर लिया था कि इस खानदान के हर फर्द को नेस्तो नाबूद कर देगी। और फिर वो कमर बस्ता हो गई तो खानदान वाले अंगुश्ते बदनदां हो गए कि लफ्ज लफ्ज और सतर सतर खौफ व हरास के समुंदर में गौता जन एक खौफनाक कहानी। मुसन्निफ जरगाम महमूद। मैंने छत पर पहुंचकर देखा कि एक 24-25 साल की लड़की छत पर बनी बाउंड्री वॉल की पतली सी दीवार पर इस तरह चल रही है जैसे किसी पार्क की नरम नरम घास पर चहलकदमी कर रही हो। सर, ये मेरी वाइफ सीमा है, मुझे देखकर जफर ने कहा तो मैंने सर हिला दिया। जफर सीमा को आवाज देना चाहता था मगर मैंने जफर का बाजू पकड़कर उसे रोक दिया। सीमा को तेज आवाज मत लगाना, बल्कि प्यार से उसे दीवार से नीचे उतारो। मैं जफर के कान में सरगोशी की तो जफर मेरी बात सुनकर सर हिलाने लगा। सीमा, सीमा डार्लिंग, यहाँ आओ मेरे पास। जफर ने अपने ऊपर काबू पाते हुए बड़े प्यार से सीमा को पुकारा। जफर की आवाज सुनकर सीमा ने जफर की जानिब देखा। उफ! सीमा की आंखों से जफर को देखते ही शोले निकलने लगे। वो कहर आलूद निगाहों से जफर को घूर रही थी। मैं बगौर सीमा की आंखों को देख रहा था। सीमा की आंखों से बेशक शोले निकल रहे थे मगर उसकी आंखें बेनूर सी थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई सोया हुआ इंसान हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि इस वक्त सीमा किसी शैतानी ताकत के जेरे असर है। सीमा जफर की जानिब देखते हुए दीवार पर से छलांग मारकर उतरी। किसी हामला औरत का 4 फीट की दीवार पर से इस तरह छलांग मारकर उतरना काफी खतरनाक हो सकता था। मगर सीमा बाहिफाजत नीचे उतरी और धीरे धीरे चलती हुई जफर की जानिब आई। वो मुसलसल जफर को अपनी शोले बरसाती निगाहों से घूरे जा रही थी। सीमा धीरे धीरे जफर के करीब पहुंची। जफर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर सीमा को अपनी बाहों में लेना चाहा मगर सीमा ने अचानक अपने दोनों हाथ आगे किए और जफर की गर्दन को अपने हाथों में दबोच लिया और जफर को जमीन से ऊपर कर दिया। जफर के पैर हवा में लहरा रहे थे। वो बुरी तरह तड़प रहा था। सीमा इसकी गर्दन मुसलसल दबा रही थी। जफर की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर निकलने लगी। वो फंसी फंसी आवाज में सीमा को पुकार रहा था मगर सीमा मुसलसल जफर की गर्दन दबाई जा रही थी। उसके होठों पर बड़ी शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी। सूरत हाल काफी तशवीशनाक हो गई थी। अगर मैं दखल नहीं देता तो सीमा जफर को गर्दन दबाकर मार देती। मैंने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से दम किए हुए पानी की बोतल निकाली और कुरानी आयात पढ़ते हुए इस पानी का छींटा सीमा के मुंह पर मारा। जैसे ही पानी सीमा के मुंह पर पड़ा, सीमा के मुंह से एक मर्दाना चीख निकली और उसके हाथ से जफर की गर्दन छूट गई। जफर धड़ाम से पक्के फर्श पर गिर पड़ा। फिर जल्दी से उठा और मेरे करीब आकर अपनी गर्दन मसलते हुए सीमा को देखने लगा। सीमा मुझे घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थीं मगर सीमा के अंदर जो कोई भी था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी जानिब बढ़ता। लिहाजा मैं 2 कदम सीमा की जानिब बढ़ा और फिर कुरानी आयात पढ़ते हुए पानी अपने चुल्लू में लिया और सीमा के मुंह पर एक बार फिर पानी का छींटा मारा तो सीमा जोर जोर से चीखने लगी। उसके मुंह से भारी सी मर्दाना आवाज निकल रही थी। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? मैंने अपने बुजुर्गों का अता करदा नक्श सीमा के चेहरे के सामने किया तो सीमा की आंखें बंद होने लगी। बोलो, कौन हो तुम? मैं मजीद सीमा के करीब हुआ। राजेश, राजेश ओधा। सीमा के मुंह से एक मर्दाना आवाज निकली और फिर सीमा धड़ाम से छत के पक्के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ये क्या था? ये किसकी आवाज थी? जफर सीमा के मुंह से एक अनजानी मर्दाना आवाज सुनकर बौखला गया। सीमा को संभालो, मैंने जफर से कहा तो जफर जल्दी से सीमा के पास फर्श पर बैठ गया और सीमा का सर अपनी गोद में रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा मगर सीमा होश में ना आई। सीमा को उठाकर कमरे में ले चलो, मैंने जफर से कहा तो जफर सीमा को अपनी बाहों में उठाकर छत से नीचे की जानिब उतरने लगा। जफर सीमा को उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। ये राजेश ओधा कौन है? सीमा को बेड पर लिटाकर जफर ने मुझसे पूछा। ये बात तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि राजेश ओधा कौन है, मैंने जवाबन जफर से कहा। मैं नहीं जानता, मैंने इस से पहले ये नाम कभी नहीं सुना, जफर नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा। राजेश ओधा को बाद में देखेंगे, पहले डॉक्टर को फोन करो, मैंने जफर की तवज्जो सीमा की जानिब दिलाई तो जफर अपना सेलफोन निकालकर डॉक्टर को फोन करने लगा। मैंने भी अपना सेलफोन निकाला और जफर के बेडरूम से बाहर आकर नियाज अली का नंबर मिलाने लगा। मैं नियाज अली से राजेश ओधा के मुतालिक मालूम करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि शायद नियाज अली को राजेश ओधा के बारे में जानकारी हो। पहले ही बेल पे नियाज अली ने फोन उठा लिया। हेलो औसाफ, कैसे हो? जफर की वाइफ के केस का क्या बना? नियाज अली फोन उठाते ही शुरू हो गए। सर, इसलिए आपको फोन किया है, आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने अदब से नियाज अली से इजाजत चाही। हाँ हाँ पूछो,
वो बोले, सर आप राजेश ओधा नाम के किसी शख्स से वाकिफ हैं? मैंने नियाज अली से राजेश ओधा के मुतालिक पूछा। राजेश ओधा? नियाज अली बड़बड़ाने लगे। नहीं, मैं किसी राजेश ओधा नाम के शख्स से वाकिफ नहीं हूं। क्यों, तुम राजेश ओधा के मुतालिक क्यों जानना चाहते हो? नियाज अली ने मुझे जवाब देने के बाद खुद भी सवाल दाग दिया। सर अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, आप प्लीज अपने जानने वालों से मालूम करके मुझे बताइए कि आपके हल्का अहबाब में से कोई राजेश ओधा के बारे में जानता है कि नहीं। मैंने जवाबन कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, जैसे मुझे कुछ पता चला मैं तुम्हें बताता हूँ। नियाज अली ने मुझे जवाब दिया तो मैंने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके मैंने जफर देखा कि जफर भी अपने बेडरूम से बाहर आ गया था और मेरी फोन पर बातचीत खत्म होने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर आ रहे। जफर ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाया तो बोला। मैंने जफर की बात सुनकर अपना सर हिलाया और जीने की जानिब बढ़ गया। जीने से नीचे उतरकर मैंने देखा कि जरीना मासी ने हॉल में बिखरी हुई चीज़ों को तरतीब से रख दिया है और हॉल को काफ़ी हद तक साफ भी कर दिया है। मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुआ डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ा और डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी निकालकर उस पर बैठ गया। साहब आपके लिए चाय बनाऊं? जरीना मासी ने मुझे डाइनिंग टेबल के पास बैठा देखकर तो बोली। हाँ बना दो, मैंने जवाब दिया। मेरे माथे पर फिक्र की गहरी शिकनें पड़ी थीं। मैं सीमा के मुतालिक सोच रहा था कि राजेश ओधा कौन है और इस सीमा पर क्यों कब्जा किया है और वो जफर को क्यों मारना चाहता था। मैं फिक्रमंदी से मकान के चारों अतराफ देख रहा था। इस मकान में किसी बड़ी शैतानी कुव्वत के होने का एहसास में एक छठी हिस्स मुझे दिला रही थी। मैं खामोशी से बैठा माहौल का जायजा ले रहा था, साथ ही मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक सोच रहा था कि एक शख्स हाथ में डॉक्टर्स का मखसूस बैग हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। मुझे हॉल में अकेला बैठा देखा तो थोड़ा सा झिझक गया। मैं डॉक्टर तकरीम अली। जफर ने मुझे फ़ोन किया था कि उसकी वाइफ सीमा की तबीयत ख़राब है। डॉक्टर तकरीम ने एहतियात के साथ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपना मुद्दा बयान किया। जी हाँ, सीमा की तबीयत ख़राब है। जफर और सीमा बेडरूम में हैं। मैंने डॉक्टर तकरीम से कहा तो वो अपना बैग संभालते हुए जीने की जानिब बढ़ गया। शायद डॉक्टर तकरीम जफर का फैमिली डॉक्टर है, इसलिए उसे जफर के बेडरूम का रास्ता मालूम है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर तकरीम और जफर वापस हॉल में आए। सीमा का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसी हालत में इसका ब्लड प्रेशर बढ़ना खतरनाक हो सकता है। हॉल में आने के बाद डॉक्टर तकरीम अली ने जफर से कहा तो जफर फिक्रमंदी से सर हिलाने लगा। मैंने सीमा को दवा दे दी है, 4-5 घंटे वो पुरसकून सोती रहेगी। आप ये मजीद दवाएं मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर तकरीम ने दोबारा जफर से कहा और अपना लेटर पैड निकालकर उस पर दवाएं लिखने लगा। दवाएं लिखने के बाद डॉक्टर तकरीम ने वो पर्चा जफर के हवाले किया और अपना बैग उठाकर सलाम करते हुए बाहर की जानिब चल दिया। जफर भी इन्हें छोड़ने की गर्ज से उनके साथ बाहर की जानिब चला गया। थोड़ी देर बाद जफर वापस आया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की गहरी लकीरें मौजूद थीं। वो भी डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों के दरमियान तवील खामोशी छा गई। डॉक्टर क्या कह रहा था? बिलाखिर खामोशी का तवील दौरानिया मैंने तोड़ा और बातचीत की गर्ज से सीमा की तबीयत पूछी। डॉक्टर कह रहे कि सीमा का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो खतरनाक बात है, जफर ने जवाब दिया। मैंने गहरी सोच में डूब गया। सर ये राजेश ओधा कौन है? जफर ने मुझसे पूछा। मैंने सर नियाज अली को भी फ़ोन किया था मगर उन्हें भी कुछ मालूम नहीं। मैंने उनसे कह दिया कि वो अपने हल्का अहबाब में मालूम करें, शायद किसी को राजेश ओधा के बारे में मालूम हो। मैंने जफर को जवाब दिया। साहब आपने क्या कहा? क्या नाम लिया? मासी जरीना जो मेज़ पर चाय रखे जा रही थी, मेरे मुंह से राजेश ओधा का नाम सुनकर घबरा गई। उसका चेहरा स्याह पड़ने लगा। खौफ के मारे उसके हाथ से चाय छलक कर मेज़ पर गिर पड़ी। मासी जरीना ध्यान से, अभी चाय सर और साफ के कपड़ों पर गिर जाती। जफर ने जरीना को तंबीह की मगर जरीना ने जफर की बात सुनी ही नहीं। बस वो खौफजदा नजरों से मुझे देख रही थी। आपने क्या नाम लिया साहब? मासी जरीना ने एक बार फिर मुझसे पूछा। राजेश ओधा। क्या तुम राजेश ओधा को जानती हो? मैंने जरीना मासी के सवाल का जवाब देने के बाद खुद भी सवाल किया। मेरी नज़र मासी के जरीना के चेहरे पर गड़ी हुई थी। मासी जरीना ने मेरे सवाल का जवाब असबात में सर हिला दिया तो मैं कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। कौन है राजेश ओधा और तुम कैसे जानती हो उसे? मैंने जल्दी से जरीना मासी से पूछा। जफर भी हैरत से मासी जरीना को देख रहा था। जिस शख्स के मुतालिक हम परेशान हो रहे थे, मासी जरीना उसके बारे में जानती थी। ये नाम मैंने अक्सर अपने बड़े दादा से सुना है। मासी जरीना खुद पर काबू पाते हुए बोली। बड़े दादा? अजीब सा रिश्ता सुनकर मैं बड़बड़ाया। बड़े दादा मेरे दादा के बड़े भाई हैं, इसलिए हम उन्हें बड़े दादा कहते हैं। मासी जरीना ने अजीब रिश्ते के मुतालिक वजाहत की तो मैंने सर हिला दिया।
तुम्हारे बड़े दादा से कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैंने मासी जरीना से पूछा। बड़े दादा हमारे साथ ही रहते हैं, मासी जरीना ने जवाब दिया। तुम अपने बड़े दादा से मुझे मिलवा सकती हो? मैंने एक बार फिर पूछा। जी हाँ, बड़े दादा बुढ़ापे की वजह से ज्यादातर घर में ही रहते हैं। आपको उनसे मिलना है तो मेरे घर चलना होगा, मासी जरीना ने कहा। ठीक है, तुम अभी मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं इसी वक्त तुम्हारे बड़े दादा से मिलना चाहूंगा, मैंने मासी जरीना से कहा। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जफर भी कुर्सी से खड़ा हो गया। मगर सीमा, सीमा को इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने फिक्रमंदी से कहा। सर, आप फिक्र ना करें, मैं अपने पड़ोसी आफंदी साहब की वाइफ को बुलवा लेता हूँ, वो हमारे आने तक सीमा के पास ही रहेंगी। जफर ने मुझे जवाब दिया और मेरी बात सुने बगैर तेजी से बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। राजेश ओझा के मुतालिक तुम क्या जानती हो? जफर के जाने के बाद मैंने मासी जरीना से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, ये नाम मैंने अक्सर बड़े दादा के मुंह से सुना है, मासी जरीना ने जवाब दिया। तुम यहीं हुंजा की रहने वाली हो? मैंने एक बार फिर मासी जरीना से पूछा। हम नस्लों से हुंजा वैली में रह रहे हैं, मासी जरीना ने जवाब दिया। इसी वक्त बैरूनी दरवाजे से जफर घर में दाखिल हुआ। उसके साथ एक अधेड़ उम्र की मकामी औरत थी। उस औरत ने मुझे अदब से सलाम किया तो मैंने भी उसके सलाम का जवाब दिया। सर औसाफ, ये हमारी पड़ोसन मिसेज आफंदी हैं। जफर ने इस खातून का तारुफ करवाया। सीमा ऊपर बेडरूम में है, डॉक्टर ने उसे सुकून का इंजेक्शन दिया है, वो 4-5 घंटे तक सोती रहेंगी। बस हम लोग अभी वापस आ जाते हैं, जफर ने मुझे कहने के बाद मिसेज आफंदी से मुखातिब हुआ तो मिसेज आफंदी सर हिलाते हुए जीने की जानिब बढ़ गई। चलिए सर। मिसेज आफंदी के जाने के बाद जफर ने मुझे मुखातिब किया तो मैं और मासी जरीना जफर के पीछे पीछे बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गए। कुछ ही देर बाद मैं, मासी जरीना जफर की कार में बैठे बड़े दादा से मिलने मासी जरीना के घर की जानिब रवां दवां थे। हुंजा वैली की टेढ़ी मेढ़ी और पुरखतर सड़कों पर 10 मिनट के सफर के बाद कार एक मजाफाती आबादी में पहुंच गई। मासी जरीना की निशानदही पर जफर ने कार एक पुराने से मकान के सामने रोक दी। कार रुकते ही जरीना फिर फुर्ती के साथ कार से नीचे उतरी और खस्ताहाल मकान के दरवाजे के पास पहुंची। मैं और जफर भी कार से नीचे उतरे। जरीना ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। आइए साहब, जरीना दरवाजा खोलने के बाद बोली और मकान के अंदर दाखिल हो गई। मैं और जफर भी जरीना के पीछे घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। घर काफी पुराना था मगर मजबूत बना हुआ था। मैंने घर के अंदर दाखिल होकर घर के चारों जानिब नजरें दौड़ाई। घर की दीवारों से खस्ताहाली झलक रही थी। अम्मा, ये मेरे साहब लोग हैं, बड़े दादा से मिलने आए हैं। घर के अंदरूनी हिस्से से एक बड़ी उम्र की औरत आई तो जरीना ने इस औरत को मुखातिब करके कहा। इस औरत ने हमें देखते ही अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया और हमें सलाम किया। वो औरत जरीना मासी की माँ है। बड़े दादा कहाँ हैं? सलाम के बाद जरीना ने अपनी माँ से पूछा। अपने कमरे में हैं, जरीना मासी की माँ ने जवाब दिया तो जरीना घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई और साथ ही मुझे और जफर को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं और जफर भी जरीना के पीछे पीछे घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। अंदर एक लंबी सी राहदारी थी। इस राहदारी के कोने में एक दरवाजा नजर आ रहा था। जरीना तेज से इस कदमों से चलती हुई इस दरवाजे तक पहुंची। मैं और जफर भी जरीना के पीछे इस बंद दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे के सामने पहुंचकर जरीना ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक नकाहत ज़दा बूढ़ी आवाज बाहर निकली। बड़े दादा, मैं हूं, जरीना। जरीना मासी ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। आ जाओ। जरीना अंदर दाखिल हो गई। जरीना के पीछे मैं और जफर भी कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होकर मैंने देखा कि ये एक बड़ा सा कमरा है। कमरे के वस्त में एक पुराना पलंग बिछा हुआ है जिस पर एक बूढ़ा आदमी तकिए से टेक लगाए बैठा है, किताब पढ़ रहा है। कमरे में चारों अतराफ किताबें रैक में सलीके से रखी हैं। शायद बड़े दादा को मुताले का शौक है। मैंने कमरे में रखी किताबें देखकर सोचा, बड़े दादा, ये मेरे साहब लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कमरे में दाखिल होने के बाद जरीना ने बड़े दादा से हमारा तारुफ कराया। मैंने और जफर ने बड़े दादा को सलाम किया तो बड़े दादा हमारे सलाम का जवाब देने के बाद पलंग से उठने लगे। आप आराम से बैठी रहिए, मैं बड़े दादा के पलंग के पास होता हुआ बोला और बड़े दादा से हाथ मिलाया। बड़े दादा, ये आपसे राज, जरीना ने कहना चाहा मगर मैंने उसकी बात काट दी। जरीना, इस बारे में भी बात कर लेंगे कि पहले बड़े दादा की खैर खैरियत तो पूछ लें। मैंने जल्दी से जरीना की बात काटी। दरअसल मैं पहले बड़े दादा से थोड़ी दोस्ती पैदा करना चाह रहा था ताकि वो बेतकल्लुफ होकर राजेश ओझा के बारे में हमें सब कुछ बता दें। जरीना भी मेरा मकसद समझ गई, लिहाजा वो खामोश हो गई और कमरे से बाहर चली गई ताकि हम तन्हाई में बड़े दादा से गुफ्तगू कर सकें। मैं बड़े दादा से बातचीत करने लगा, उनकी तबीयत के मुतालिक पूछा और उनके मशागिल के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। बड़े दादा हुंजा वैली में पोस्ट मास्टर थे।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। वो अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबों की खरीदारी पर खर्च करते हैं। काफ़ी देर तक मैं बड़े दादा से बातचीत करता रहा। हमारे दरमियान काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई। जफ़र खामोशी से बैठा हमारी बातचीत सुन रहा था। कभी कभी बीच में लुकमा दे देता। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? काफ़ी देर बाद बातचीत के बाद बड़े दादा ने मुझसे पूछा। बड़े दादा, आप राजेश ओझा के मुतालिक क्या जानते हैं? मैंने अपनी आवाज़ को काफ़ी पुरस्कार बनाते हुए बड़े दादा से पूछा। क्या क्या नाम लिया तुमने? बड़े दादा मेरे मुंह से राजेश ओझा का नाम सुनकर जैसे उछल पड़े। राजेश ओझा, मैंने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। तो तुम राजेश ओझा को कैसे जानते हो? बड़े दादा ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय खुद सवाल दाग दिया। राजेश ओझा का नाम सुनकर बड़े दादा के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। वो फटी फटी आंखों से मुझे घूर रहे थे। आप बताइए, आप राजेश ओझा के बारे में क्या जानते हैं? मैंने बड़े दादा का सवाल नजरअंदाज करते हुए अपना सवाल दोबारा किया। नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम राजेश ओझा का नाम कैसे जानते हो? बड़े दादा कतियत भरे लहजे में बोले। तो मैंने एक ठंडी सांस भरी और फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोश रहकर मैंने बड़े दादा को सीमा की हालत के मुतालिक बताया और यह भी बताया कि सीमा के मुंह से बेहोश होते हुए राजेश ओझा का नाम निकला था। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है कि वो वापस आ गया। अपना इंतकाम लेने के लिए वो दोबारा इस दुनिया में वापस आ गया। बड़े दादा मेरी बात सुनकर बड़बड़ाने लगे। कौन था राजेश ओझा? बड़े दादा, बताइए कि कौन था राजेश ओझा? मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। शैतान था वो, बहुत बड़ा शैतान। काली माता का भगत था, काली माता का पुजारी। बड़े दादा बदस्तूर ट्रांस की हालत में बड़बड़ा रहे थे। बड़े दादा प्लीज मुझे बताइए, राजेश ओझा कौन था, क्या था? मैंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास में भरा और बड़े दादा को देते हुए कहा। बड़े दादा ने मेरे हाथ से पानी का गिलास लिया और एक ही सांस में पूरे गिलास का पानी पी लिया। पानी पीकर बड़े दादा ने गिलास में सहरी के साइड में रखा और अपने होठों को साफ करते हुए कमरे की छत को घूरने लगे। शायद वो राजेश ओझा के मुतालिक याद करने की कोशिश कर रहे थे। यह हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की बात है, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। हुंजा वैली की मशरिक की सिमत में काफ़ी हिंदू घराने आबाद थे। वो हिंदू घराने अमनो आश्ती के साथ अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी अपनी पंचायत थी, वह अपने फैसले करने में आज़ाद थे। हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम बहुत गहरी है। ब्राह्मण उनकी सबसे ऊंची ज़ात है, उसके बाद छत्री और वेश की ज़ातें हैं, जबकि हिंदू मत में सबसे निचली ज़ात शूदर की है। शूदर लोगों को हिंदू मत में अछूत समझा जाता है। अगर किसी शूदर का साया भी किसी ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण को गंगा के पानी से नहाकर पाक होना पड़ता है। शूदर को किसी भी हिंदू के बराबर भी बैठने का इजाज़त नहीं होती। सीधी बात यह है कि हिंदू मत में शूदर को इंसान ही नहीं समझा जाता। राजेश ओझा का ताल्लुक हिंदुओं की शूदर ज़ात से था। उसके माता पिता ऊंची ज़ात के हिंदुओं के घरों की गिलाजत उठाने का काम करते थे। राजेश गो के निचली ज़ात का हिंदू था, मगर वो बेहद ज़हीन था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। राजेश स्कूल जाना और पढ़ना चाहता था, मगर इस वक्त सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदुओं के बच्चे स्कूल जा सकते थे। किसी निचली ज़ात के हिंदू के बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था। लिहाजा राजेश स्कूल में दाखिला ना ले सका, जिसका उसे बहुत मलाल था। राजेश बचपन ही से सारा दिन काली माता के मंदिर में बैठा रहता था और वहां बैठा मुख्तलिफ जाप करता रहता था। लोग कहते हैं कि राजेश ने काला जादू सीख रखा था और वो काले जादू का माहिर था। राजेश का ताल्लुक गांव के दीगर लोगों से बराए नाम था। वो महीनों अपने घर में भी नहीं जाता था, बस काली माता के चरणों में पड़ा रहता था। बड़े दादा यहाँ तक कहकर खामोश हो गए और मेरे चेहरे की जानिब देखने लगे। मेरे चेहरे पर फिक्र की गहरी शिकने थी। मैं गौर से बड़े दादा की बातें सुन रहा था। बड़े दादा कुछ देर मेरी जानिब देखते रहे, फिर गोया हुए। शकुंतला ब्राह्मण खानदान की लड़की थी। जाने कब शकुंतला और राजेश ओझा के दरमियान प्रेम का पौधा खिला और तनावर दरख्त बन गया। वो दोनों दुनिया की नजरों से छुप छुप कर मिलने लगे, मगर कब तक? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। वो दोनों भी पकड़े गए। जिस वक्त हिंदू लड़के इन दोनों को पकड़कर गांव में लाए, मैं भी वहां पर मौजूद था। ऊंची जात के हिंदू राजेश की इस जुर्रत पर बहुत सीखपा हुए कि उसने एक ऊंची जात की लड़की से प्रेम किया। वो बहुत तैश में थे। फौरन पंचायत बुलाई गई और पंचायत के मुखिया ने शकुंतला और राजेश की मौत की सजा का हुक्म दे दिया। इन दोनों को काली माता के मंदिर के सामने मैदान में लाया गया। इस वक्त अमावस की रात थी। गांव के लड़कों ने मशलें रोशन करके काली माता के मंदिर के सामने मैदान को रोशन किया हुआ था। मुखिया के हुक्म पर राजेश और शकुंतला को जहर पिलाकर मृत्यु दंड दिया जाने लगा।
मुखिया ने खुद आगे बढ़कर राजेश और शकुंतला के मुंह में जहर का प्याला उंडेला। राजेश ने काफी मुजाहिमत की, मगर हिंदू लड़कों ने इसका मुंह जबरदस्ती खोला और मुखिया ने राजेश के मुंह में जहर उंडेल दिया। जहर जैसे राजेश और शकुंतला के जिस्म के अंदर पहुंचा, वो दोनों तड़पने लगे। उनके मुंह और नाक से खून बह निकला, मगर इस हालत में भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। मगर जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते, लड़के इन दोनों की टांगें पकड़कर घसीट कर फिर दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते। राजेश और शकुंतला फिर एक दूसरे की जानिब रेंगते हुए बढ़ने लगते और लड़कियों ने घसीट घसीट कर एक दूसरे से दूर करते रहे, मगर इन दोनों ने हिम्मत ना हारी और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए और दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ऊंची जात के हिंदू ये कैसे गवारा कर सकते थे कि एक नीच जात वाला लड़का उनकी लड़की का हाथ पकड़े। लिहाजा ऊंची जात के हिंदू ने राजेश और शकुंतला पर बेदरेग लाठियां बरसाना शुरू कर दी, मगर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। शकुंतला राजेश का हाथ पकड़कर अपने आप को घिसटती हुई राजेश के करीब आई और उसने राजेश के सीने पर सर रखा और आखिरी बार अपनी बंद होती आंखों से राजेश को देखा और राजेश के सीने पर सर रखकर दम तोड़ दिया। शकुंतला के मर्दे ही राजेश के मुंह से एक भयानक सी चीख निकली और वो लुड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। राजेश का सारा जिस्म उसके अपने खून में नहाया हुआ था। राजेश ने अपने जख्मी हाथ बुलंद किए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। राजेश के मंत्र पढ़ते ही हवाएं तेज चलने लगी, दरख्तों से सूखे पत्ते गिरने लगे, हवाएं तेज से तेजतर होती चली गईं। ऐसा लगा जैसे आंधी आ गई हो, तमाम लोग घबरा गए हों। हवा तेज से तेजतर होती चली जा रही थी। इसी वक्त राजेश ओधा जख्मी शेर की तरह धाड़ा, मुखिया, जिस तरह तूने मेरी शकुंतला को मृत्युदंड दिया है, मैं तेरे सारे वंश को मृत्युदंड दूंगा। याद रखना मुखिया, मैं लौट कर आऊंगा। जय काली माता। राजेश की धमकी सुनकर वो सब लोग धक से रह गए। राजेश आसमान की जानिब देखकर फिर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आंधी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैदान में जलती हुई शाली मशालें बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। इसी वक्त काली माता के मंदिर का दरवाजा एक धमाके से खुला और मंदिर से एक तेज रोशनी निकली। इस रोशनी ने मैदान के वस्त में खड़े राजेश को अपने हिसार में लिया तो राजेश के पैर जमीन से ऊपर उड़ गए और वो रोशनी के हिसार में उड़ते हुए काली माता के मंदिर के अंदर चला गया। राजेश के मंदिर के अंदर जाते ही मंदिर का एक दरवाजा एक बार फिर आप ही आप बंद हो गया। मंदिर का दरवाजा बंद होते ही आंधी चलना भी बंद हो गई और बुझी हुई तमाम मशीनें खुद ब खुद रोशन हो गईं। मुझ समेत तमाम लोगों पर यह देखकर सकता तारी हो गया। हर शख्स डरा सहमा अपनी जगह पर खड़ा था। आखिरकार कुछ देर बाद चंद बहादुर नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर काली माता के मंदिर का दरवाजा खोला। मंदिर का दरवाजा खुला तो सब धक से रह गए, क्योंकि मंदिर के अंदर राजेश ओधा मौजूद नहीं था। हालांकि मंदिर में जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो दरवाजा, मगर दरवाजा तो बंद था। आखिर राजेश कहाँ चला गया? ये बात मजमे में खड़ा हर शख्स सोच रहा था। फिर मुखिया हिम्मत करके मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ चंद और लोग भी मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि काली माता के चरणों में एक मूर्ति पड़ी है। आधी फीट लंबी वो स्याह मूर्ति काली माता के चरणों में इस तरह पड़ी हुई थी जैसे काली माता के चरणों में माथा टेक रही हो। मुखिया हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने वो स्याह मूर्ति उठाई और सीधी की तो सब हैरान रह गए, क्योंकि स्याह मूर्ति की शक्ल राजेश ओधा से बहुत मिल रही थी। सब लोग डर गए, मगर मुखिया ने हिम्मत दिखाई और लड़कों को लकड़ियां जमा करके आग दहकाने का हुक्म दिया। मिनटों में काली माता के मंदिर के बाहर आग दहकाई गई। मुखिया ने वो मूर्ति आग में डाल दी। आग काफी देर तक चलती रही। जब आग बुझी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि आग ने मूर्ति को जलाया भी नहीं। आग में काफी देर रहने के बावजूद इस मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर मुखिया के कहने पर चंद नौजवानों ने मूर्ति पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, मगर इन पत्थरों की ज़रबों ने भी मूर्ति को कोई गजन नहीं पहुंचाया। आखिर पंचायत के बड़ों ने फैसले पर मूर्ति को दूर जंगल में एक गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। इस वाक़े के बाद सब लोग काफी अरसा डरे सहमे रहे। हर रात लोगों का ख्याल होता कि राजेश वापस आ जाए, मगर जब काफी अरसे तक जब कुछ भी ना हुआ तो सब मुतमईन हो गए और फिर हिंदुस्तान तकसीम हो गया और हुंजा के बहुत से हिंदू भारत चले गए। इन जाने वालों में मुखिया भी शामिल था। बड़े दादा एक बार फिर खामोश हो गए। इसका मतलब है वो मूर्ति जो जफर के घर के गार्डन से मिली वो राजेश ओधा की है। मैं बड़बड़ाया तो बड़े दादा असबात में सर हिलाने लगे। यानी राजेश ओधा ने अपनी काली शक्तियों से अपनी मौत को टाल दिया और खुद को एक मूर्ति में कैद कर लिया। मैं फिर सोचते सोचते हुए बड़बड़ाने लगा। हाँ, राजेश ओधा काली शक्तियों का माहिर था। वो काली माता का सबसे बड़ा भगत था, सबसे बड़ा पुजारी था। मेरी बात सुनकर बड़े दादा भी बोल उठे।
मगर राजेश ने सीमा पर ही क्यों कब्जा किया? जफर जो इतनी देर से हमारी इस बातें सुन रहा था, बोल उठा। ये सोचने की बात है, शायद इसलिए कि इसने सीमा पर कब्जा किया कि सीमा एक औरत है और अपनी मौजूदा हालत की वजह से कमजोर भी है। मैंने सीमा के हमला होने की जानिब इशारा करते हुए जफर को जवाब दिया। राजेश ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जफर ने इस वाक्य को याद करते हुए पूछा, जब सीमा के अंदर मौजूद राजेश का जफर का गला दबाना कर मारना चाहा था। कहीं तुम्हारा ताल्लुक मुखिया के घराने से तो नहीं है? मैंने जफर से पूछा। नहीं, हम लोग ईरानी हैं और मेरे आबाओ अजदाद बरसों पहले लाहौर आकर आबाद हुए थे। जफर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। मुखिया और इसका खानदान का क्या हुआ? मैंने बड़े दादा से पूछा। मुखिया तो तकसीम के वक्त भारत चला गया था, बड़े दादा ने जवाब दिया। और मुखिया के घर वाले? मैंने फिर सवाल किया। मुखिया की बीवी का देहांत तो राजेश के वाकये से काफी अर्सा पहले हो गया था। मुखिया के घर में मुखिया और उसका इकलौता बेटा विक्रम ही रह गया था, बड़े दादा ने बताया। मुखिया का बेटा विक्रम भी क्या भारत चला गया था? मैंने फिर पूछा। राजेश के वाकये के वक्त विक्रम लाहौर पढ़ने गया हुआ था। वो लाहौर ही में था जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ। कहने वाले कहते कि मुखिया भारत जाते समय अपने बेटे को भी लाहौर से भारत ले गया था, मगर बड़े दादा कहते कहते रुक गए। मगर क्या? मैंने पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उसने इस्लाम कबूल करके इस मुसलमान लड़की से शादी कर ली थी और लाहौर ही में रहने लगा था। मगर इस बात की तस्दीक कभी नहीं हो सकी, क्योंकि हुंजा से जाने के बाद मुखिया या विक्रम कभी हुंजा नहीं आए, बड़े दादा ने बताया। अब इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि विक्रम लाहौर में रुक गया था या अपने पिता के साथ भारत चला गया था? मैंने सोचते हुए कहा। आप शायद इस बात की तस्दीक ना हो सके। हिंदुस्तान की तकसीम को बेशुमार साल गुजर चुके हैं, जफर ने जवाब दिया। तो मैं और बड़े दादा सर हिलाने लगे। बड़े दादा, आपके पास मुखिया या विक्रम की कोई तस्वीर है? कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया तो मैंने बड़े दादा से पूछा। हाँ, एक तस्वीर थी विक्रम की मेरे पास। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो विक्रम मेरा क्लास फेलो था। इस वक्त हमारे स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। इस टीम में मैं और विक्रम भी शामिल थे। विक्रम हमारा कप्तान था। इस वक्त की एक तस्वीर मेरे पास है, न जाने कहाँ रखी हो। ढूंढता हूँ, बड़े दादा ये कहते हुए पलंग से नीचे उतरे और किताबों के रैक के पास पहुंचकर तस्वीर ढूंढने लगे। अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने देखी थी। वो तस्वीर ना जाने कहाँ रख दी। बड़े दादा तस्वीर ढूंढने के साथ साथ बड़बड़ा भी रहे थे। ओह, ये रही, इस किताब के अंदर रख दी थी। बड़े दादा एक किताब के अंदर से एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को साफ करते हुए वह हमारे पास आए। ये इस वक्त की तस्वीर है जब मैं और विक्रम 5वीं क्लास में थे और स्कूल की फुटबॉल टीम में भी हम दोनों साथ खेलते थे। बड़े दादा ने तस्वीर में जाने बढ़ाई तो मैंने हाथ बढ़ाकर तस्वीर बड़े दादा के हाथ से ले ली और तस्वीर को देखने लगा। ये मैं हूं और ये ट्रॉफी उठाए हुए विक्रम है, मुखिया का बेटा। बड़े दादा ने उंगली रखकर अपनी और विक्रम की तस्वीर की जानिब इशारा किया। मैं बगौर विक्रम को देखने लगा। चौड़ी पेशानी का 10-11 साल का खूबसूरत सादा सा लड़का, काफी ज़हीन मालूम होता था। तस्वीर देखने के बाद मैंने तस्वीर जफर की जानिब बढ़ाई और विक्रम की तस्वीर पर उंगली रखकर जफर को विक्रम का बताया। जफर भी विक्रम की तस्वीर को गौर से देखने लगा। विक्रम की तस्वीर देखते ही जफर की आंखों में हैरत उतर आई थी।